बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल विस्कोमीटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के हवाले से ही डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंगल पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात भी की थी और मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात की थी। और जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था वो हमने कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे और फॉलिंग बॉल इंस्ट्रूमेंट देखा था, जिसमें हमने ये चेक किया था कि वहाँ पे विस्कोसिटी किस तरह डिटरमाइन की जाती है। और वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट का क्या मतलब है। तो आज जो है वो सिंगल मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड विद नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स। जो सिंगल पॉइंट इंस्ट्रूमेंट थे उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो एग्जांपल्स ही हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर हम मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मेजॉरिटी जो है वो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। The instrumentation used must be able to operate at a variety of rate of shear. मल्टी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मीन्स इसमें सेवरल रेट ऑफ शेयर होंगे, और सिंगल रेट ऑफ शेयर जो है वो सिंगल पॉइंट इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि उनका जो रेट ऑफ शेयर होगा वो सेवरल होगा, सिंगल नहीं होगा। इसलिए ये पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया है। द इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड मस्ट बी एबल to operate at a variety of rates of shear. और एग्जांपल्स में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कप एंड बॉब और कॉन एंड प्लेट वो रोटेशनल विस्कोमीटर्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी है रेट ऑफ शेयर की, सिंगल नहीं है, तो इसलिए हम उसको रोटेशनल विस्कोमीटर कहते हैं और मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे कप एंड बॉब है, कॉन एंड प्लेट। सबसे पहले कप एंड बॉब विस्कोमीटर पढ़ लेते हैं। कप एंड बॉब विस्कोमीटर, इसको कोएक्सियल सिलेंडर भी कहा जाता है, कोएक्सियल सिलेंडर रियोमीटर, जिसमें कप एंड बॉब विस्कोमीटर आता है। डायग्राम भी आपको नजर आ रही है, कप एंड बॉब दोनों नजर आ रहे हैं आपको। ये कप है, ये बॉब है। In cup and bob viscometer, the sample is placed in the cup and the bob is placed in the cup up to an appropriate height. ये h है, ये क्या है, ये हाइट को डिनोट कर रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये कप है जिसमें सैंपल है, प्लेस किया गया है इसमें, और बॉब भी जो है वो कप में प्लेस किया गया है, लेकिन एक एप्रोप्रिएट हाइट के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें जो कप है वो स्टेशनरी है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कप जो है वो स्टेशनरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रूमेंट में जो है वो कप ही स्टेशनरी हो। कहीं पे मतलब अगर यहाँ कप स्टेशनरी है तो बॉब जो है वो रोटेशन करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हो। तो फिर ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ लें। इन कप एंड बॉब विस्कोमीटर, the sample is placed in the cup and the bob is placed in the cup up to an appropriate height. ये तो खैर सिमिलर ही है पॉइंट, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, एक कप है उसमें सैंपल जो है वो प्लेस किया जाएगा और बॉब भी उसी में प्लेस किया जाएगा, लेकिन एक एप्रोप्रिएट हाइट। कप और बॉब इज रोटेटेड डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कप भी रोटेट कर सकता है या बॉब भी रोटेट कर सकता है। अब वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट्स पे। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ रोटेशन बॉब के थ्रू हो रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ रोटेशन कप के थ्रू हो रही है। सो कप और बॉब इज रोटेटेड डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट।
The torque from the viscous drag is measured in the drive of the bob. जाहिर है अब वो रोटेशंस अगर होंगी, ठीक है, तो टॉर्क जो ड्राइव आपको ये नजर आ रहा है, ड्राइव ऑफ द बॉब, तो यहाँ पे जो है टॉर्क जो है वो मेजर किया जाएगा, ठीक है। और विस्कस ड्रैग मींस रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो विस्कस ड्रैग है ये। The torque from the viscous drag is measured in the drive of the bob। तो जो टॉर्क है वो मेजर की जाएगी ड्राइव ऑफ द बॉब से। The resultant torque is proportional to the viscosity of the sample। अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है विस्कोसिटी का। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा जो है वो टॉर्क होगा, जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना कम जो है वो टॉर्क होगा। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे आया, रिजल्टेंट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल। टॉर्क जो है वो सर मेजर किया जाएगा कपर बॉब इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर एंड रियोमीटर्स। अब ये भी रोटेशनल विस्कोमीटर में ही आता है, जिसमें मल्टीपल पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने पहले पढ़े, जिसमें सेवरल रेट ऑफ शेयर होंगे, तो ये उसी की एग्जांपल है कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। These instruments consist of a rotating cone and a stationary lower flat plate। अब यहाँ पे हर नाम से ही जाहिर है कोन है और प्लेट है। उसमें जो कोन है बेसिकली वो रोटेटिंग है, रोटेटिंग कोन, और जो प्लेट है वो स्टेशनरी रहेगी। These instruments consist of a rotating cone and a stationary lower plate। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम में। The plate is raised until the apex of the cone just touches its surface। इसका मतलब ये है कि जो प्लेट है यहाँ पे सैंपल जो है वो ऐड किया जाएगा प्लेट में, और फिर उसको ऊपर इस तरह लाया जाएगा कि जो कोन का एपेक्स है, कॉर्नर है, वो उससे टच हो जाए। Plate is raised until the apex of the cone just touches its surface। The liquid fills the narrow triangular gap between cone and plate। ज़ाहिर है आप ये कोन की जो है वो आप शेप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो गैप है उसको इसीलिए कहा जा रहा है कि इस गैप में जो नेरो ट्रायंगुलर गैप है यहाँ पे लिक्विड फिल किया जाता है। और फिर जो है इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे लिक्विड फिल होगा, प्लेट है, और फिर इस तरह जो है वो थोड़ा सा उसको रेस किया जाएगा कि जो कोन का जो एपेक्स है वो उससे टच हो इसके सरफेस पे। The cone is driven at control speed that can be varied continuously। ज़ाहिर यहाँ पे कौन जो है वो हम रोटेटिंग कह रहे हैं, इसीलिए जो है ये ड्राइवन का वर्ड यूज किया गया है कि ये बिल्कुल मूव होगा, ऑपरेट होगा। द कौन इज ड्राइवन एट कंट्रोल स्पीड्स। पहले स्पीड कंट्रोल रखी जाएगी, दैट कैन बी वेरीड कंटिन्यूसली, मतलब उसमें जो है वो फिर वेरिएशन आ सकती है, वेरी करेंगे। Then the viscous drag on the rotating cone exerts a torque। Viscous drag वही जो मैंने आपको पहले बताया कि रेजिस्टेंस फोर्स होगी जो एक्सर्ट होगी मूविंग ऑब्जेक्ट में, जो रोटेटिंग कोन में होगी, तो उसको वहां पे जो है वो रोटेटिंग कोन में एक्सर्ट करेगी टॉर्क को, वो मेजर किया जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस। तो ये था कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। अच्छा, विस्कोसिटी के हवाले से हमने पहले उसकी एप्लीकेशन भी देखी थी। अब ये विस्कोसिटी का हमने डिस्कस इसलिए किया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपके जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे हम सिरप्स की बात करें, एलिक्सर्स की बात करें, सस्पेंशन की बात करें या इमल्जन की बात करें, तो ये सारा जो है विस्कोसिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इसमें। तो वो हमने डिस्कस कर लिया विस्कोसिटी का, और इंस्ट्रूमेंट्स भी देख लिए। अब उसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे, इसलिए मैंने अलग से इसमें हेडिंग डाली है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर सस्पेंशन एंड इमल्जन्स।
ये अदर देन विस्कोसिटी है, पर विस्कोसिटी का पॉइंट्स में ऐड तो है, लेकिन उसके अलावा दूसरे दूसरे भी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए, और वो भी क्वालिटी कंट्रोल में उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट डोजेज फॉर्म containing active pharmaceutical ingredients require chemical and physical tests to ensure potency, purity, and stability of the active pharmaceutical ingredient. यहाँ पे जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात हो रही है, उसमें बहुत से केमिकल और फिजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि इंश्योर कर सकें उस प्रोडक्ट की पोटेंसी को, प्योरिटी को एंड स्टेबिलिटी को ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जाहिर है हमें जो है जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक खास शेल्फ लाइफ होगी उसकी, जिसमें हमें ये चेक करना होता है कि शेल्फ लाइफ तक जो है आपकी वो ड्रग है या कोई प्रोडक्ट है वो स्टेबल है भी या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं जब तक वो पेशेंट के पास पहुंचे, और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वो सब भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। Suspension and emulsion dosage forms typically require various physical tests to ensure consistent particle size and distribution, as well as in-use tests to ensure that patient will be able to use the drug product effectively over the shelf life of the product. इस पॉइंट में पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात हो रही है, और ये अक्सर जो है हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं, ये इसमें बहुत इम्पैक्ट आता है पार्टिकल साइज का और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आपकी प्रोडक्ट में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल का इंटरेक्शन होना, तो ये सारे एज अ फार्मासिस्ट हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पता होना चाहिए कि इंटरेक्शन कैसा रखना है और किस तरह आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रहेगी, कि जब तक कि वो पेशेंट के पास पहुंचे तो वो बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रहे, to ensure that patient will be able to use the drug product effectively over the shelf life of the product. Rheological properties such as viscosity are also useful because they indicate ease of use, such as stability for a topical emulsion or suspension. यहाँ पे खैर विस्कोसिटी की बात आ रही है कि विस्कोसिटी हर प्रोडक्ट की जो है वो मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है, ताकि अगर पेशेंट जो है वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अगर वो एज अ टॉपिकल इमल्जन है या सस्पेंशन है, तो वो स्प्रेडेबिलिटी कि अगर उसको स्प्रेड किया जा रहा है किसी खास एरिया में, तो वहाँ पे वो कब तक जो है वो मेंटेन रहेगी, अगर वो विस्कोसिटी मेंटेन रहेगी तभी उसका इफेक्ट भी आएगा। ऐसा ना हो कि विस्कोसिटी इतनी कम हो कि वो कोई इफेक्ट ही ना आ पाए उसका। For a parenteral suspension or emulsion, ease of injectability may also be valuable test because the product may need to consistently be injected through a needle. अब यहाँ पे फिर पेरेंटल्स की बात आ रही है कि अगर पेरेंटल सस्पेंशन या इमल्जन यूज किए जा रहे हैं, तो अब जाहिर है उसको नीडल के थ्रू ही पास होना है, ठीक है। तो इंजेक्टेबिलिटी में ऑल्सो भी वैल्यूएबल टेस्ट, जाहिर है उसमें भी उसकी विस्कोसिटी का ही इम्पैक्ट आएगा, कि ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही जो है वो इतना विस्कस हो जाए कि उसको निकलने में प्रॉब्लम हो, इंजेक्ट होने में प्रॉब्लम हो। तो विस्कोसिटी का इम्पैक्ट जो है वो पेरेंटल में भी है, अगर हम बात करें सस्पेंशन में या इमल्जन में। तो अगर विस्कोसिटी बिल्कुल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक है प्रोडक्ट के, तो इंजेक्टेबिलिटी का जो प्रोसेस होगा वो सक्सेसफुल रहेगा। Ease of injectability may also be valuable test because the product may need to consistently be injected through a needle. Changes in viscosity, particle size or flocule size may alter the ability to effectively use the product. अगर विस्कोसिटी में जो है वो चेंज आ जाए, पार्टिकल साइज और फ्लोक्यूल साइज में चेंजेस आ जाए, ठीक है, इससे जो है उसका जो प्रोडक्ट का जो यूज है या जो इफेक्ट आना है
वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। जो उसका इफेक्ट, जो एबिलिटी है या जो इफेक्ट आना आना है, तो वो प्रोसेस जो है वो ऑल्टर हो जाए। चेंजेस इन विस्कोसिटी, particle size, or flocule size may alter the ability to effectively use the product. Other physical tests may include sedimentation rate or volume, zeta potential, redispersibility, pH, color, and possibly microscopic appearance. As a pharmacist, इन सब जितने भी टर्म्स यूज हो रही हैं, इनके हवाले से बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह जो है हम अपनी प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिस्पर्सिबिलिटी हो या पीएच है, कलर है, जीटा पोटेंशियल है, सेडिमेंटेशन रेट है, तो इन सब के बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में ऑल्सो भी कंडक्टेड, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है, वो भी कंडक्ट की जाती है। Not only for sterile suspension and emulsion, but whenever the product is capable of supporting microbial growth. माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के हवाले से यहाँ बात हो रही है कि वो भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो स्टेराइल सस्पेंशन ऑलरेडी हैं, स्टेराइल सस्पेंशन या इमल्जन है, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ज़रूरी होती है, जिसमें ये चांसेस हों कि वो सपोर्ट करे माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो चाहे स्टेराइल सस्पेंशन या इमल्जन हो या दूसरी प्रोडक्ट्स हों जो माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करें, तो वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि शेल्फ लाइफ तक जो है प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रहे। When an antimicrobial preservative is required for the product, प्रिजर्वेटिव सारे यूज होंगे, एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव तो रिक्वायर होंगे प्रोडक्ट के लिए। प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड। अब प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट चेक करने के लिए भी टेस्टिंग करना जरूरी है, और वो प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस टेस्टिंग कहलाएगी कि कितना इफेक्टिव है वो प्रिजर्वेटिव जो यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट के लिए। And the product must be tested to be sure adequate concentration of the preservative are present throughout the product shelf life. अब यहाँ पे बात आई कंसंट्रेशन की कि वो जो प्रिजर्वेटिव यूज हो रहे हैं वो भी उस कंसंट्रेशन से यूज हो कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को फेवर या सपोर्ट ना करें। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि टेस्टिंग की ही इसलिए जाएगी कि हम कंसंट्रेशन भी चेक करें उस प्रिजर्वेटिव की कि वो जो प्रिजर्वेटिव यूज़ की जा रही है किस कंसंट्रेशन में यूज़ हो रहा है और क्या वो उस कंसंट्रेशन में इफेक्टिव है भी या नहीं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग वो भी ज़रूरी होता है अगर हम बात करें सस्पेंशन की, इमल्जन की, तो वो भी बहुत एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर